मित्रों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12th का केमिस्ट्री हाइलो डिपेंडेंट हाइलो वेरिएंट चैप्टर नंबर 1, जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं SN1 और SN2 अभिक्रियाओं में अंतर। इसके पिछले वाले वीडियो में यानी लेक्चर नंबर 5 में, ये हम लोग का लेक्चर नंबर 6 है। लेक्चर नंबर 5 में हम लोग पढ़े हैं कि SN1 और SN2 अभिक्रिया क्या है, उसके बारे में पूरे 100% हम लोग पढ़ चुके हैं। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं SN1 और SN2 अभिक्रियाओं में क्या अंतर है, एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे। पहला दिया हम लोग का SN1 है और इसे हम लोग का SN2 है। पहला इसका है, इसकी अभिक्रिया की कोट 1 है, देख लीजिएगा। SN1 दिया है तो इसकी अभिक्रिया की कोट क्या हो गई, 1 हो गई। और SN2 2 दिया है, N2 मतलब होता है अभिक्रिया की कोट से लिया गया है, तो इसकी अभिक्रिया की कोट 2 है। यह अभिक्रिया SN1 की दूसरा, यह अभिक्रिया ध्रुवीय विलायक की उपस्थिति में होता है। ध्रुवीय विलायक, ध्रुवीय मतलब होता है जो अपने आयनों में टूट जाए, और विलायक मतलब जो अपने अंदर समाहित करें, घोल ले। तो यह अभिक्रिया ध्रुवीय विलायक की उपस्थिति में होता है। और इसका दूसरा हम लोग का है, यह अभिक्रिया अध्रुवीय विलायक जो आयनों में न टूटे, ध्रुवीय अध्रुवीय विलायकों की उपस्थिति में होता है। तीसरा हम लोग का है, इसकी आणविकता 1 होती है। SN1 की आणविकता जो होती है, हम लोग पढ़ेंगे फिजिकल केमिस्ट्री में अभिक्रिया की कोट और आणविकता में क्या अंतर है, उस वहां पर हम लोग फिजिकल केमिस्ट्री में पढ़ेंगे, बट यहाँ पर इसको देख लेते हैं। इसकी आणविकता 1 होती है और SN2 में इसकी आणविकता 2 होती है। इसकी आणविकता 2 है और इसमें कार्बोकेटायन बनता है। ध्यान दीजिएगा, आप लोग SN1 में पढ़े थे, पॉजिटिव चार्ज बाहर निकल रहा था, नेगेटिव चार्ज जो भी हो, नेगेटिव या पॉजिटिव चार्ज हम लोग क्या होता है, बाहर निकल आता है। और इसमें SN2 में कोई ना नेगेटिव ना पॉजिटिव, इसमें से कोई बाहर नहीं निकलता है। अतः इसमें संकरण अवस्था में यह रहता है, यानी पूरी की पूरी रसायन के रूप में यह नहीं रहता है। और SN1 और SN2 विलोपन या निराकरण अभिक्रिया, एलिमिनेशन रिएक्शन। विलोपन यानी विलोपन मतलब लग रहा है किसी परमाणु का एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाएगा, यानी विलुप्त होगा, यानी इस रिएक्शन में से कोई न कोई विलुप्त होगा। तो क्या विलुप्त होगा उसको हम लोग देखते हैं। कह रहा है विलोपन या निराकरण अभिक्रिया। तो विलोपन या निराकरण अभिक्रिया में क्या करते हैं कि उसमें कोई बीटा हाइड्रोजन युक्त हाइलो एल्केन लेंगे। बीटा हाइड्रोजन युक्त जो परमाणु होगा, हाइड्रोजन परमाणु होगा, कोई हाइलो एल्केन लेंगे और उसको एल्कोहली विलयन के साथ, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ जब अभिक्रिया कराएंगे तो उसकी खासियत क्या होती है, विलोपन में क्या खासियत होती है उसको देखते हैं। कि इसमें का जो बीटा हाइड्रोजन होता है, अब बीटा और अल्फा भाई सुनने में आता है, अजीब लग रहा है आप लोगों को, तो ध्यान दीजिएगा, बीटा किसे कहेंगे और अल्फा किसे कहेंगे। जब किसी कार्बन से हाइड्रोजन समूह जुड़ा होता है तो होता है अल्फा कार्बन या अल्फा हाइड्रोजन, और उस कार्बन के बगल में जो कार्बन होता है उसको हम लोग कहते हैं बीटा कार्बन या बीटा हाइड्रोजन। तो इस रिएक्शन का खासियत यह है कि जब भी अल्कोहली विलयन के साथ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में अभिक्रिया होती है तो बीटा के स्थान पर से हाइड्रोजन बाहर निकलता है। जब ये हाइड्रोजन बाहर निकलेगा तो OH के साथ अभिक्रिया करके क्या बना लेगा, H2O बना लेगा। और अल्फा कार्बन से हाइड्रोजन समूह क्या होता है, बाहर निकलता है। और जब ये हाइड्रोजन समूह बाहर निकलेगा तो पोटेशियम के साथ अभिक्रिया कर रिएक्शन आपस में मिलकर क्या बना लेंगे, KCl बना लेंगे और CH2 हम लोग का यहाँ पे बच जाएगा। और बांड पूरा नहीं है तो डबल बांड भी यहाँ पर हो जाएगा और हम लोग का एल्कीन प्राप्त हो जाएगा। एग्जाम्पल के रूप में कोई एक ले लेते हैं। मान लीजिए कोई यहाँ पे CH3 हो, CH3 CH, H मान लीजिए सिंगल बांड, CH2 Cl, इसका क्या नाम, मेथ प्रोप क्लोरोप्रोपेन हो जाएगा। क्लोरोप्रोपेन को जब एल्कोहल के साथ अभिक्रिया कराएंगे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में तो क्या बनेगा, यहाँ पे CH3 बचा रहेगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा, CH हो जाएगा और डबल बॉन्ड CH2 हो जाएगा। यह क्लोरीन पोटेशियम के साथ KCl बना लेगा और यह हाइड्रोजन OH के संग H2O बना लेंगे। इसका क्या नाम हो जाएगा, मेथ प्रोप, यानी 1 प्रोपीन हो जाएगा। आप लोग IPSC सिस्टम में पढ़े होंगे
नाम इसका। और हम लोग पोटेशियम क्लोराइड, और क्या हो जाता है हम लोग का जल। यही से हम लोग का विलोपन या निराकरण क्रिया समाप्त हुआ। यदि हम लोग थ्योरी लिखना चाहेंगे तो इसमें क्या लिखेंगे कि जब भी हम लोग हाइलो एल्केन लेंगे, यानी वह हाइलो एल्केन लेंगे जहां पर हाइड्रोजन जो बीटा कार्बन परमाणु से जुड़ा हो और एल्कोहल की उपस्थिति में पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ जब भी अभिक्रिया कराएंगे तो बीटा कार्बन से हाइड्रोजन समूह तथा अल्फा कार्बन से क्लोरीन समूह बाहर निकल जाता है। यहाँ पर हम लोग एक चीज देखते हैं कि हाइड्रोजन समूह बीटा कार्बन से निकलता है, इसलिए इस अभिक्रिया को हम लोग बीटा विलोपन भी कहते हैं। और हम लोग का विलोपन या निराकरण क्रिया पे समाप्त हुआ। अगला हम लोग का है धातुओं के साथ क्रिया, वुड्स क्रिया। अब हम लोग पढ़ेंगे तीसरा हम लोग का है धातुओं के साथ अभिक्रिया, जिसमें से हम लोग का वुड्स क्रिया बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो इंटरमीडिएट के बहुत अच्छा क्वेश्चन है। और प्रत्येक साल किसी न किसी सेट में जरूर आता है वुड्स अभिक्रिया। सो इसको आप लोग अच्छी तरह से पढ़िएगा ताकि अच्छी तरह से समझ में आ जाए। तो हम लोग का तीसरा हेडिंग था हम लोग का धातुओं के साथ अभिक्रिया। तो धातुओं के साथ अभिक्रिया में जो पहला हम लोग का है वुड्स रिएक्शन, यानी वुड्स अभिक्रिया। वह वुड्स अभिक्रिया क्या होता है, कैसे रिएक्शन होते हैं, उसको हम लोग देखते हैं। अब वुड्स अभिक्रिया में क्या करते हैं कि दो हाइलो एल्केन परमाणु को लेंगे, दो यानी RX और RX, हाइलो एल्केन यानी दो हाइलो एल्केन परमाणुओं को शुष्क ईथर की उपस्थिति में जब सोडियम के साथ जब भी अभिक्रिया कराते हैं तो एल्केन एल्केन और सोडियम हैलाइड हम लोग का प्राप्त हो जाता है, NaOH के रूप में बाहर निकल जाता है। तो इसको हम लोग देखेंगे कि हम लोग का हाइलो एल्केन है, ये भी हम लोग का हाइलो एल्केन है, और हम लोग का सोडियम है, और शुष्क ईथर की उपस्थिति में अभिक्रिया किया तो R यानी एल्केन प्राप्त हुआ, और सोडियम हाइलाइड हम लोग का रूप क्या हो गया, बाहर निकल गया, बगल में चला गया। एग्जाम्पल के रूप में कोई ले सकते हैं, जैसे X को क्लोरीन मान लीजिए और R को CH3 मान लीजिए। इस R को CH3 ले लेंगे और X को क्या माने हैं, फ्लोरीन माने हैं, और 2Na होगा क्योंकि हम लोग का Na यहाँ पर देखिएगा X 2 है तो X हम लोग का 1 है तो 2 समीकरण संतुलित कर लेते हैं, इसे 2Na होगा यहाँ पे, और हम लोग का शुष्क ईथर हो जाएगा R CH3 C2H6। एथेन का सूत्र हम लोग का है C2H6, चाहे CH3 लिखिए चाहे C2H6 लिखिए, बात एक ही होता है। और यहाँ से 2NaX का स्थान पर क्या है, क्लोरीन है। तो ये रिएक्शन हो गया। यदि हम लोग शब्दों में लिखना चाहे तो क्या लिखेंगे कि दो हाइलो एल्केन अणुओं के जब परमाणुओं को जब सोडियम के साथ है शुष्क ईथर की उपस्थिति में जब भी अभिक्रिया कराते हैं तो एल्केन प्राप्त होता है और सोडियम हाइलाइड हम लोग का प्राप्त होता है। इसी को हम लोग क्या कहेंगे, वुड्स रिएक्शन कहते हैं। ग्रिगनार्ड अभिकर्मक। अब हम लोग देखेंगे ग्रिगनार्ड अभिकर्मक। यार ग्रिगनार्ड अभिकर्मक कहिए चाहे मैग्नीशियम के साथ अभिक्रिया कहिए, बात एक ही होता है। तो हम लोग का है मैग्नीशियम के साथ अभिक्रिया या ग्रिगनार्ड अभिकर्मक, ग्रिगनार्ड रिएजेंट। यार ग्रिगनार्ड रिएजेंट क्या होता है कि जब भी हम लोग एल्किल हैलाइड को मैग्नीशियम के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में अभिक्रिया कराते हैं तो मैग्नीशियम एल्किल हैलाइड प्राप्त होता है, जिसे ग्रिगनार्ड अभिकर्मक हम लोग कहते हैं। एग्जाम्पल के रूप में हम लोग देखते हैं कि एल्किल हैलाइड को मैग्नीशियम की उपस्थिति में यानी मैग्नीशियम के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में अभिक्रिया कराया तो एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड प्राप्त हुआ, जिसे हम लोग क्या कहेंगे, ग्रिगनार्ड अभिकर्मक कहेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट MI है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये भी हम लोग का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। RX में एल्किल हैलाइड प्राप्त हुआ। हम लोग का मैग्नीशियम है, हम लोग का प्राप्त है मैग्नीशियम प्राप्त हुआ हम लोग का ये, और हम लोग का एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड यानी एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड प्राप्त हुआ, और हम लोग का ग्रिगनार्ड रिएजेंट हम लोग यहाँ पे समाप्त है, एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड। हम लोग का एल्किल मैग्नीशियम प्राप्त हुआ और यहाँ से हम लोग का ग्रिगनार्ड रिएजेंट हम लोग का समाप्त हुआ। यदि इसको लिखना कुछ है, मान लीजिए इसको शब्दों में लिखना तो क्या लिखेंगे कि RX यानी एल्किल हैलाइड को मैग्नीशियम के साथ
शुष्क ईथर की उपस्थिति में जब भी आप क्रिया कराएंगे तो एल्किल मैग्नीशियम हाइलाइट प्राप्त होगा, जिसे गिरगिनाट रिएजेंट कहते हैं। अगला हम लोग का है जिंक के साथ अपक्रिया या फ्रैंकलैंड अपक्रिया। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी हम लोग का है, जिंक के साथ अपक्रिया, जिंक के साथ अपक्रिया। और हम लोग का मोस्ट इंपॉर्टेंट है फ्रैंकलैंड अपक्रिया, बहुत बार पूछा था। वुड्स अपक्रिया भी पढ़ लिए, फ्रैंकलैंड अपक्रिया भी पढ़ लिए और गिरगिनाट रिएजेंट भी पढ़ लिए हम लोग। तो फ्रैंकलैंड अपक्रिया किसे कहेंगे, जरा एक बार तो वो देख लेते हैं शब्दों के माध्यम से क्या बोलेंगे इसको, कि एल्किल आयोडाइड को जिंक के साथ कार्बन डाइऑक्साइड के वातावरण में जब गर्म करेंगे तो RZnI एल्किल जिंक आयोडाइड बनेगा। डायरेक्ट ए नहीं बनता है, ए बनता है उसके बाद ए बनता है, और इसको जब गर्म करेंगे तो हम लोग को डाई एल्किल जिंक बनता है और जिंक आयोडाइड बनता है। दो इसलिए लगा क्योंकि जिंक का जो होता है दो पॉजिटिव चार्ज दो होता है, यहाँ पर भी जिंक का पॉजिटिव चार्ज दो होता है, इसलिए यहाँ पे दो लग गया हुआ है। इसका नाम एल्किल आयोडाइड हो गया, एल्किल आयोडाइड। और हम लोग का जिंक हो गया, जिंक हो गया। इसको जब गर्म करेंगे कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति में तो एल्किल जिंक आयोडाइड, और फिर से इसको गर्म करेंगे तो डाई एल्किल जिंक और जिंक आयोडाइड प्राप्त हो जाएगा। यह जो अभिक्रिया होती है हम लोग का फ्रैंकलैंड अभिक्रिया होती है, या जिंक के साथ अभिक्रिया कहलाती है। ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के लिए, 2019 में इसको पूछा था। इसमें हमने पढ़ा कि एल्किल हैलाइड, जो एल्किल हैलाइड है, तभी से हम लोग लेक्चर नंबर 5 और लेक्चर नंबर 6 में क्या पढ़ा, लेक्चर नंबर 5 और लेक्चर नंबर 6 हमने यही पढ़ा कि एल्किल हैलाइड के गुण और एल्किल हैलाइड के बनाने की विधि। तभी से हम लोग लेक्चर नंबर 5 और लेक्चर नंबर 6 में यही अभी तक हमने पढ़ रहा था, यानी आप लोग पढ़ रहे, सभी लोग पढ़ रहे थे। अब हम पढ़ेंगे हाइलोएरिन बनाने की विधि और उसके रासायनिक गुण, जो हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो यानी लेक्चर नंबर 7 में। तब तक के लिए धन्यवाद।